एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत है। वर्तमान में राज्यसभा की 5 सीटें खाली है। सबसे कम वोट वाला सी 146 उसे बाहर कर दिया गया। अब एक कैंडिडेट है, उसकी जीत होगी। देखना यह होगा कि अब देश का नया उपराष्ट्रपति कौन बनता है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सबको यही इंतजार है कि अब देश के नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे। ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति चुना कैसे जाता है, उपराष्ट्रपति चुनने के लिए संसद का जो गणित है वो कैसे समझा जाता है, चलिए कोशिश करते हैं उसे समझने की कि सदन में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर उपराष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं। शुरुआत करते हैं लोकसभा से। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें से बशीरहाट घाट जो सीट है वो खाली है, यानी प्रभावी जो सीटें हैं उनकी संख्या हो गई 542, जिनमें से एनडीए के पास 293 सीटें हैं, यानी एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत है। अब बात करें अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो सीटें हैं वो हैं 245। वर्तमान में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हैं, यानी जो प्रभावी सीटें हो गई वो हो गई 240। 5 सीटें खाली हैं, टोटल है 245, और इसमें एनडीए के पास जो सीटें हैं वो सीटें हैं 129, यानी एनडीए को राज्यसभा में भी बहुमत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एनडीए के पास बहुमत है। एनडीए मतलब बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं। अब अगर हम दोनों लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा को मिला के टोटल जो कुल सीटों की संख्या होती है वो बन जाती है 786। अगर जीत के लिए जरूरत की बात की जाए, यानी उपराष्ट्रपति के लिए जो कुल वोटों की आवश्यकता है वो 394 वोट अगर किसी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को मिल जाते हैं तो वो उपराष्ट्रपति का दावेदार होता है, जीत मानी जाएगी 786 सीटों में से। अब यहां पर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के जो कुल सीटें हैं वो हैं 422, यानी स्पष्ट तौर से देखा जा रहा है कि अगर एनडीए के सारे सांसद वोट डालते हैं और एक मत होकर वोट डालते हैं तो जो उम्मीदवार होगा वो इनके पक्ष का हो सकता है। लेकिन अब यहां से शुरू होता है पूरा गणित ये कि किस तरह से चुनाव होता है, किस तरह से चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि संविधान क्या कहता है। संवैधानिक रूप से जो उपराष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया होती है वो क्या है, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 68 है उसमें कहा गया है कि जितनी जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद बहुत ज्यादा समय तक खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि बहुत जल्द भारत को नया उपराष्ट्रपति भी मिल सकता है। और अनुच्छेद 66(1) की बात करें, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार यह चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये किस बला का नाम है, सुनने में तो बहुत कठिन लग रहा है। इसी को समझते हैं। यही मेन प्रक्रिया है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा क्रूशियल मानी जाती है, या यूं कहा जाए कि इसके गणित को समझना बहुत कठिन है। उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर अब शुरुआत करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक निर्वाचन प्रणाली है, यानी चुनाव की एक प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक दलों को मिलने वाली सीटें उनको मिले वोटों के अनुपात में दी जाती हैं। यानी अगर कोई पार्टी कुल वोटों का 40% हासिल करती है तो उसे कुल सीटों का लगभग 40% मिलना चाहिए। ये काफी टेक्निकल हो गया, अभी हम आगे चल के इसको समझेंगे कि कैसे काम करता है ये। अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात करें, यानी एसटीवी क्या होता है, एक मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन अपनी वो उस वोट की प्राथमिकताएं तय कर सकता है। 1, 2, 3 के क्रम में अपने उम्मीदवार को चुनने की वो प्राथमिकताएं तय कर सकता है। उन प्राथमिकताओं से ही, उन प्राथमिकताओं का क्या खेल है, उन प्राथमिकताओं का क्या गणित है, आइए आगे समझते हैं। 3 उम्मीदवार अगर हम उदाहरण के रूप में ले तो 3 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, उम्मीदवार सी। उम्मीदवार ए को 360 वोट मिलते हैं, उम्मीदवार बी को 280 वोट मिलते हैं, उम्मीदवार सी को 146 वोट मिलते हैं। अब आगे क्या होता है, अब जब क्योंकि किसी में भी तीनों उम्मीदवारों में से अगर हम वापस से पुरानी स्लाइड पे जाएं तो यह है कि तीनों उम्मीदवारों में से किसी के पास भी बहुमत नहीं है, किसी को भी 394 वोट नहीं मिले हैं, यानी किसी के पास भी उपराष्ट्रपति बनने के लिए पूर्ण बहुमत, पूरी तरह से वोट नहीं मिले हैं। तो अब यहां पर किस तरह से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से संवैधानिक रूप से उसको
उसमें काम किया जाता है वो है, अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो जैसा आपने कहा कि तीनों में से किसी को भी 394 वोट नहीं मिले थे, इसलिए जो सबसे कम वोट वाला सी है उसको बाहर कर दिया जाएगा। सी यानी जिसको 146 वोट मिले थे, सबसे कम वोट वाला सी 146, उसे बाहर कर दिया गया। बाहर करने के बाद अब क्या होता है, इसके बाद जो सी को वोट मिले थे उसकी जो दूसरी पसंद है 146 वोट जिन लोगों ने दिए थे उनकी जो सेकंड प्रायोरिटी है उसको कैसे तय किया जाता है। वो मान लीजिए कि सी के 146 वोट कुछ इस तरह बट गए, सी को 146 वोट मिले जिनमें से 90 वोट बी को चले गए, 56 वोट ए को चले गए। अब यहां पे जो ए के पास कितने वोट हो गए, ए के पास पहले से 360 वोट थे और 56 वोट जो सी के थे वो ए के पास आ गए, यानी जो सी के पसंदी जो सेकंड प्रेफरेंस था, जो पसंद थी उनकी दूसरी पसंद थी वो ए थी, तो वो 56 वोट 360 वोटों में जुड़ गए और वो टोटल वोट हो गए 416, यानी पूर्ण बहुमत। बहुमत कितने में है, 394 में, यानी जो ए कैंडिडेट है उसकी जीत हो गई और बी कैंडिडेट जिसको 280 वोट पहले मिले थे और जब सी बाहर हो गया उसके बाद सी के जो द्वितीय पसंद थी वहां पे उसको 90 वोट मिले थे, तो टोटल हुए 370, यानी बहुमत नहीं हुआ, बी की हार हो गई। इसके बाद अगर हम नतीजे की बात करें तो उम्मीदवार ए जीत गया क्योंकि उसे 416 वोट मिले और कोटा 394 से ज्यादा था। यही जो प्रक्रिया है, यही जो गणित है उसे एसटीबी प्रणाली कहा जाता है और उपराष्ट्रपति का जब चयन होता है तो इसी तरह से होता है। अगर जो वोटों का बंटवारा होता है, जब वोट दिए जाते हैं वहां पे वोट फंसते हैं वोट, तो उसमें इसी तरह से जो है वो चुनाव प्रक्रिया की जाती है उपराष्ट्रपति का चयन करने के लिए। हालांकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। देखना यह होगा कि अब देश का नया उपराष्ट्रपति कौन बनता है, कब बनता है। आप लोगों को क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, कब तक बन सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।